आज हम डिस्कस करेंगे गो चिलियोंग की बुक सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से, जिसका टाइटल है द अर्थ एंड यूनिवर्स, जिसमें हम समझेंगे सोलर सिस्टम को, यूनिवर्स को, पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में, इसकी बनावट के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी को जिसे हिंदी में आकाशगंगा भी कहते हैं, ये एक तारों का समूह है या तारों का गुच्छा है, जिसे इंग्लिश में गैलेक्सी भी कहते हैं। एक आकाशगंगा या गैलेक्सी में 10 करोड़ तक तारे हो सकते हैं। यूनिवर्स में ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज हैं, कुछ का बारे में हमें नॉलेज है, कुछ हमसे काफ़ी दूर हैं, इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसे मिल्की वे नाम दिया गया है। आइए डिफरेंस देखते हैं कि सोलर सिस्टम, मिल्की वे और यूनिवर्स में क्या डिफरेंस है। अर्थ जिस पे हम रहते हैं, उसी तरह सोलर सिस्टम में अर्थ की भांति और भी ग्रह हैं। टोटल 8 ग्रह हैं, जिनमें जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह सब ग्रह सब मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। इसमें आप जो देख रहे हैं ये आपका पूरा गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी में यहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम स्थित है। इसी तरह और भी गैलेक्सीज हैं जिनमें उनके खुद के सोलर सिस्टम है, हो सकता है और भी ग्रह हों। तो ये सब मिला करके गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है। इसी तरह अगर हम यूनिवर्स की डेफिनेशन को देखें तो बहुत सी गैलेक्सीज और बहुत से सोलर सिस्टम, ग्रह मिला करके हो सकता है, जैसे यहाँ पर कुछ ग्रह हों और उनकी गैलेक्सी हो, यहाँ एक गैलेक्सी हो सकती है, यहाँ भी। इस तरह बहुत सी गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम और सब कुछ यूनिवर्स में एक तरह से सब कुछ आता है। इन सब से मिलकर यूनिवर्स बना है। आइए देखते हैं सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम में सूर्य और उसके जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उनको शामिल किया जाता है। इसमें टोटल 8 ग्रह हैं। स्टार्टिंग के जो ग्रह हैं उनको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सबसे नज़दीकी ग्रह यही हैं। सबसे पहले बुध ग्रह, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल। ये सभी आंतरिक ग्रह हैं क्योंकि ये इस वलय के पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित हैं। सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो इस सभी ग्रहों में अंदर की तरफ स्थित हैं, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी ये पृथ्वी के समान है। इसके बाद जो ग्रह आते हैं वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह। इनको बाह्य ग्रह कहते हैं या बृहस्पतीय ग्रह भी कहते हैं। तो ये सब मिला करके सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी के अनुसार यदि देखें तो सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है, फिर शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। आकार के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद में शनि ग्रह, फिर अरुण, वरुण ग्रह, और अगर सबसे छोटा ग्रह देखा जाए तो वो बुध ग्रह है। 8 ग्रहों में से 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, जैसे बुध ग्रह, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। डेंसिटी हो या घनत्व के आधार पर देखें तो सबसे कम डेंसिटी शनि में, अरुण में, फिर बृहस्पति में और शुक्र में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। शुक्र और वरुण को छोड़ करके सभी की घूर्णन गति और परिक्रमा की दिशा एक ही है। ये दो अपवाद स्वरूप इनकी जो परिक्रमण गति है या परिक्रमण की जो डायरेक्शन है वो अलग है। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन 2006 में तय की गई थी। ग्रह की इस परिभाषा के अनुसार पहले प्लूटो एक ग्रह था जिसे अब ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब ग्रह 9 की बजाय 8 हो चुके हैं। सूर्य के चारों तरफ ग्रह परिक्रमा करते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें सभी ग्रह नहीं दिखाए गए हैं, ये डेमोस्ट्रेशन के लिए है।
सबसे जो नज़दीक ग्रह होगा उसकी परिक्रमण पथ सबसे कम होगा, क्योंकि वो नज़दीक है और उसे परिक्रमा करने में टाइम कम लगता है। जैसे पृथ्वी को पूरी परिक्रमा करने में 1 साल का समय लगता है, जबकि बुध सूर्य के नज़दीक है इसलिए उसे उतना समय नहीं लगता है। इसी तरह शुक्र और अरुण वरुण काफ़ी दूरी पर स्थित है, इसीलिए इनका परिक्रमण पथ काफ़ी लंबा है और इनका 1 साल की जो अवधि है वो भी ज़्यादा होती है। लगभग सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा करते हैं, परंतु शुक्र और अरुण अपवाद हैं। यह पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं, सॉरी पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। आप देख सकते हैं स्लाइड में। आइए बात करते हैं कि पृथ्वी की शेप कैसी है। पृथ्वी की शेप के बारे में शुरुआत में काफ़ी विवाद रहा था। किसी ने कहा पृथ्वी चपटी है, किसी ने कहा यह तस्रीनुमा है। बहुत सी जल यात्राएं हुई, उसके बाद में सार यह निकला कि पृथ्वी फ्लैट तो नहीं है, क्योंकि इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो जो भी जल यात्राएं हुई तो वो सारे शिप्स एकदम से पृथ्वी के नीचे गिर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है, गोलाकार है। अब देखना है कि पृथ्वी वाकई में गोलाकार है या फिर थोड़ा उसमें उसके शेप में फ़र्क है। क्या पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार है या फिर इस शेप में है? जी हाँ, पृथ्वी इस शेप में नहीं है। पृथ्वी का शेप जो है वो ओबलेट स्फेरॉइड या ओबलेट इलिप्सॉइड है, जिसे गुलाब भी कह सकते हैं। इसका ध्रुवों पर ये दबी हुई है और भूमध्य रेखा पर ये उभरी हुई है। क्योंकि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसमें भी 42-43 किलोमीटर का अंतर है। अतः याद रहे कि पृथ्वी को जियोड कहा जाता है, ये गोलाब भी कह सकते हैं, दूसरा शब्द इसका गोलाब है, पूर्णतः गोलाकार नहीं है। आइए देखते हैं किन किन सबूतों के द्वारा हम कह सकते हैं कि पृथ्वी सपाट ना होकर के गोलाब नुमा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक जहाज जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो कभी डूबता नहीं है और फाइनली उसी जगह पे पहुंच जाता है। इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है और गोलाकार है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सर्कुलर होरिजन। अगर पृथ्वी इस तरह एकदम सपाट होती तो हम किसी चीज़ को देखें तो हम ऊंचाई से देखें तो इतना भाग ही देख पाएंगे, और थोड़ा और ऊंचा भी जाएंगे तो भी उतना ही भाग देख पाएंगे। जबकि बजाय अगर कोई वस्तु अगर गोल है तो उसे अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो उसका इतना भाग देख पाएंगे, और अगर थोड़ा ऊंचाई पे जाएंगे तो उसका ज़्यादा भाग देख पाएंगे। तो ये भी एक सबूत है कि पृथ्वी गोलाकार है, फ्लैट नहीं है। शिप्स की विजिबिलिटी से देखें, अगर समुद्र के किनारे हम जाएंगे तो अगर पृथ्वी एवं सपाट होती तो हमें समुद्र का कोई ये जहाज़ अगर सामने से आ रहा है और हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ये पूरा दिखाई देता हमेशा, अगर दूर से भी देखें या पास से देखें। लेकिन चूंकि ये पृथ्वी गोलाकार है तो कोई भी जहाज़ अगर आएगा तो पहले हमें उसका ऊपरी भाग दिखाई देगा, हम यहाँ हैं, फिर उसका ये नीचे का भाग दिखाई देगा और फाइनली हमें पूरा जहाज़ दिखाई देगा। तो ये भी एक प्रूफ है कि शिप की विजिबिलिटी, हम समुद्र किनारे जाएं तो उससे भी हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का आकार गोलाकार ही है। सनराइज और सनसेट के टाइम देखें तो हमें सूर्य उदय होने के समय और अस्त के समय भी डूबता हुआ नज़र आता है। अगर सीधा फ्लैट होता तो हमें हमेशा सूर्य दिखाई देता, परंतु ऐसा नहीं है। वो हमें उदय अस्त से भी हम उसका पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी गोल ही है, इसीलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें ऐसे लगता है कि सूर्य डूब चुका है। प्लेनेटरी बॉडीज आर स्फेरिकल, और जो जैसे चंद्रमा है या सूर्य है वो सभी गोलाकार हैं,
तो पृथ्वी भी कोई अपवाद नहीं होना चाहिए, वो भी गोलाकार ही होनी चाहिए। आजकल रिमोट सेंसिंग जीआईएस में ऊपर से और सैटेलाइट से फ़ोटो जो आती हैं, उनसे भी अर्थ का जो शेप है वो गोलाकार ही दिखाई देता है। तो ये सब प्रूफ थे पृथ्वी के गोलाकार होने के। आइए देखते हैं कि पृथ्वी की दैनिक गतियाँ क्या हैं और उनके फलस्वरूप क्या स्थलाकृतियाँ बनती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी की अपने घूर्णन के कारण दिन रात बनते हैं। जो भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ दिन होगा, और जो भाग में सूर्य के अपोजिट होगा वहाँ नाइट होगी। इसी तरह सूर्य की परिक्रमा के फलस्वरूप ऋतुएं बनती हैं। पृथ्वी का परिक्रमा पथ, ये भी अपने आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो परिक्रमा का पथ है वो एलिप्टिकल है, दीर्घवृत्तीय है, पूर्णतः सर्कुलर नहीं है। आप देख सकते हैं पृथ्वी अपने कक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई परिक्रमा करती है, जिससे ऋतुएं बनती हैं और पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में दिन रात की अवधि में अंतर आता है। इसी के फलस्वरूप अपसौर और उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर को आप देख सकते हैं, उपसौर की स्थिति तब बनती है जब पृथ्वी यहाँ और सूर्य यहाँ हो, यानी दोनों के बीच में सबसे कम दूरी जब होगी, वो 3 जनवरी को बनती है, इसे उपसौर कहते हैं, इसे पेरिलिन भी कहते हैं। और जब दूरी मैक्सिमम होगी 4 जुलाई को, तब उसे अपसौर कहते हैं। आइए सोलिस्टिक को समझते हैं, विषुव क्या है, और विंटर सोलिस्टिक, समर सोलिस्टिक को देखते हैं। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी ऐसे परिक्रमा करती है, और उस दौरान अपने अक्ष पे भी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो कभी पृथ्वी का भाग, कुछ भाग सूर्य के सामने एक्सपोज होगा, दक्षिणी भाग एक्सपोज होगा, कभी ये सामने रहेगी, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर सीधी चमकेगा सूर्य, यहाँ पर भी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने ज़्यादा आएगा। तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में, जो कि 21 जून को होता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलता है, और ये स्थिति है जो आगे हम देखेंगे अगली स्लाइड में, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और इस स्थिति में दक्षिण गोलार्ध को ज़्यादा सूर्यताप मिलता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और जो दक्षिण गोलार्ध के जो देश हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ये स्थिति विंटर सोलिस्टिक कहलाती है, और ये दिसंबर में स्थिति ये बनती है। उसके बाद में मार्च में सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है, और फिर 21 जून को यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। मानसून की कंसेप्ट भी इसी से जुड़ी हुई है, ताप ज़्यादा दाब कम। और उसके बाद में फिर से ये स्थिति बनती है सितंबर में, यहाँ पर फिर से सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है। अगली स्लाइड में देखते हैं किस प्रकार से सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सूर्य जब इक्वेटर पर होता है तो उसे विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स। ये स्थिति 2 बार बनती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसके बाद में सूर्य उत्तरायण हो जाता है, और ये कर्क संक्रांति कहलाती है इस स्थिति को। इसमें सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ये स्थिति अभी 21 जून को थी। योगा दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ दिन की अवधि बड़ी हो जाती है, और इस स्थिति में दक्षिण गोलार्ध में रात सबसे छोटी हो जाती है, और इस स्थिति में दिन रात की लंबाई बराबर होती है। उसके बाद में सूर्य फिर से भूमध्य रेखा पर आता है। यहाँ से आप देखिए ये भूमध्य रेखा पर आएगा 23 सितंबर के बाद में, और फिर 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, जो कि मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। ये स्थिति पूरे साल चलती रहती है। दिसंबर के बाद में फिर से मार्च में सूर्य यहाँ आ जाएगा और दिन रात की अवधि बराबर हो जाएगी। उसके बाद में जून में यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद में फिर से सितंबर में यहाँ और दिसंबर में यहाँ वर्ष पर्यंत ऐसी स्थिति चलती रहती है। इन सब प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात की अवधियाँ बदलती हैं। विश्व के सब अलग अलग भागों में दिन रात की अवधियों में अंतर इसी कारण आता है। आइए देखते हैं अक्षांश देशांतर क्या है। पृथ्वी पर किसी भी बिंदु की स्थिति अक्षांश देशांतर से ही निर्धारित होती है। आइए सबसे पहले देखते हैं अक्षांश क्या है।
आपने देखा होगा कि कोई भी मैप में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। इन जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनको अक्षांश कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को देशांतर कहते हैं। अक्षांश जिनकी संख्या 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिण गोलार्ध 180 होती हैं, और देशांतर की संख्या 360 होती है। 0 डिग्री, सबसे पहले देखते हैं कि अक्षांश है क्या। यह पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी है। जैसे ये स्थान पृथ्वी के, अगर हम यहाँ से कोई एंगल बनाएं तो यहाँ पे ये 0 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह कोई स्थान को अगर हम कोण से नापें तो ये 30 डिग्री का कोण बनता है, तो इसलिए ये 30 डिग्री की अक्षांश है। ऐसे ही 60 डिग्री का कोण 60 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से ज़्यादा हो नहीं सकता, इसीलिए 90 होती है अक्षांश। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। देशांतर में पृथ्वी को वर्टिकली प्लेन लाइन से, सिंपल शब्दों में कहें तो भूमध्य रेखा से इसकी कोणीय दूरियां हैं ये, और ये इनके बीच अक्षांश, दो अक्षांश के बीच में ये इनको पैरेलल इसी कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइंस की तरह हैं। लेकिन देशांतर पैरेलल लाइंस की तरह नहीं है। भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी मैक्सिमम होती है और बाद में ये घटने लगती है, ध्रुवों पर मर्ज हो जाती है। देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल दो स्थानों के बीच के समय को ज्ञात करने के लिए होता है। जैसे कि आगे हम टाइम जोन में पढ़ेंगे कि कैसे टाइम का निर्धारण होता है और 1 डिग्री देशांतर से कितने समय का फर्क आ जाता है, देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पृथ्वी एक दिन में 360 डिग्री घूमती है और 1 घंटे में अगर देखें तो 15 डिग्री घूमती है। अर्थात 1 घंटे यानी 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमती है तो 4 मिनट का फ़र्क आ जाता है। यानी अगर दो स्थानों के बीच में 1 डिग्री का फ़र्क है, जैसे कोई एक ये स्थान है और यहाँ से ये बी स्थान है, इनके बीच में अगर 1 डिग्री का अंतर है तो समय का अंतर 4 मिनट होगा। इसी तरह उतनी ही 2 डिग्री पे कोई है तो वो 8 मिनट होगा, और इसी तरह हम समय को निकालते हैं। जैसे हमारा जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री से निर्धारित होता है। ऐसे ही अगर 20 डिग्री के अंतर पर, जैसे 102.5 डिग्री के अंतर पर कोई देश हो, तो उसका समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर 8 बजे हैं तो इनके बीच का अंतर 20 डिग्री है, तो 20 चौके 80 मिनट का इन दोनों के बीच में फ़र्क होगा। और चूंकि ये पूर्व में है तो यहाँ 8 बजे हैं तो यहाँ पर 9:10 होंगे। 80 मिनट का फासला होगा दोनों के बीच में। इसी तरह हम समय निकालते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि आप देख रहे हैं, ये आड़ी तिरछी लाइन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इससे इधर जाने पर आगे हम डिस्कस करेंगे कि आड़ी तिरछी क्यों है, सीधी क्यों नहीं है। पहले हम देखते हैं कि इससे इधर और इधर का क्या फ़र्क है। 1 दिन का फ़र्क है सीधा। अगर कोई कंट्री यहाँ पर है, इसकी डेट और इसकी डेट में 1 दिन का अंतर आ जाता है, सिर्फ इस लाइन की वजह से, क्योंकि इसे मानक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना है। यहाँ से समय और तिथि की निर्धारण होता है। अब अगर हम ये देखें कि यहाँ अगर 9 बजे हैं और अगर इसी क्षेत्र को अगर इधर ले आएंगे तो 1 दिन का अंतर आ जाता है। यानी इससे अगर आप इधर जाएंगे तो 1 दिन ऐड होगा और इससे अगर इधर जाएंगे तो 1 दिन घटा दिया जाता है। अब देखते हैं कि ये आड़ी तिरछी क्यों है। आड़ी तिरछी इसलिए है कि अगर सीधी होती, मान लीजिए अगर ये सीधी होती तो कोई कंट्री अगर यहाँ है और कंट्री या ये द्वीप है यहाँ ज़्यादा, तो इन द्वीपों पर भी कुछ कंट्रीज़ का अधिकार होता है। जैसे कुछ द्वीप यहाँ यूके के हैं, कुछ यूएसए के हैं, कुछ हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के भी हों। तो अगर मान लीजिए कि एक यूएसए का द्वीप यहाँ है तो, और वो
यहाँ आ रहा था, इस लाइन अगर सीधी लाइन खींचते यहाँ आ रहा था, तो यहाँ के समय और यहाँ के समय में काफ़ी अंतर हो जाता है, एक दिन का अंतर हो सकता था। इसीलिए कोशिश ये की गई कि इसको ऐसा खींच करके उधर यूएसए के समय के अनुसार कर दिया गया। ऐसे ही इस द्वीप को, इस लाइन को इधर ले जाने का उद्देश्य ये था कि ये इनमें से हो सकता है ये द्वीप इन्हीं कंट्री से संबंधित हो, तो इसकी तिथि और इसकी तिथि में कोई ज़्यादा अंतर ना रहे, इसलिए इसको इधर ले लिया गया। इसलिए ये सीधी लाइन नहीं होती और इसको ऐसे कर्व दिए गए हैं, कुछ कुछ जगह से ये मुड़ी हुई है। तो ये तो था चैप्टर 1 अर्थ की बनावट के बारे में, अर्थ की शेप के बारे में, टाइम के बारे में, अक्षांश देशांतर के बारे में। आगे हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।